बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट अ न्यूट्रल चार्ज, रिपेल्स अ न्यूट्रल चार्ज। कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो क्या करेगा, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि चार्जेस के हवाले में हमने ये पढ़ा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट एन अदर ऑब्जेक्ट विच बिकम्स। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब उसको रब किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा। तो सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट को रब किया गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया कि इसने दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, टू अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। दो ए और बी ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको एक दूसरे के साथ रब किया गया। व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी। जब बी ऑब्जेक्ट को सी के हम साथ रखते हैं जबकि सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज सी को वो रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब है बी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ए। तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। हमने बी और सी के कंपैरिजन से ये देख लिया कि अगर बी को सी के नज़दीक रखें तो उस सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो डेफिनेटली बी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बी पे नेगेटिव चार्ज है तो ए की बात की जा रही है। ए और बी को आपस में रब किया गया था, तो रब करने से बी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, when you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the pieces of paper are attracted towards it। कि आप क्या करते हैं, रब करते हैं एक प्लास्टिक रॉड को अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स, हेयर किसके एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, और पेपर के कुछ पीसेज उसके करीब रखते हैं, तो जो पेपर के पीसेज हैं वो उसकी प्लास्टिक रॉड के साथ अट्रैक्ट करते हैं। What does this observation indicate? तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम रब करेंगे प्लास्टिक रॉड को हेयर्स के साथ तो डेफिनेटली कोई ना कोई उस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। द पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, तो वो पीस ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे। What does this observation indicate? इसका मतलब ये है कि रॉड और जो पीसेस ऑफ पेपर थे उनके ऊपर अपोजिट चार्ज था, इसी वजह से वो अट्रैक्ट हुए। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रॉड और बिट्स ऑफ पेपर पे ऑपोजिट चार्ज है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये है रॉड एंड पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज, तो इसका यही ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपेंस टू अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस। कूलम्स लॉ के मुताबिक जो अट्रैक्शन है टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उनकी जो डिस्टेंस है उन दो चार्जेस के दरमियान वो इंक्रीज कर दिया जाए। तो कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है वो F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। अगर बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो हम ये देखते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस इंक्रीज करने से जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे सेपरेशन जो है वो इंक्रीज की गई तो फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है,
The Coulomb's law is valid for the charges which are moving at point charges, moving at non-point charges, stationary and point charges, stationary and large charges. पहली बात तो ये कि कूलम्स लॉ उन चार्जेस के लिए वैलिड होता है जो स्टेशनरी हों, मूव ना कर रहे हों, और दूसरी बात वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर so that they are now only 1 centimeter apart, the force between them is, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं और इनिशियली उनके दरमियान 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। उनको जब एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो कितना डिस्टेंस आ गया, 1 सेंटीमीटर का। फोर्स उनके दरमियान कितनी हो जाएगी, तो पहले हम 4 सेंटीमीटर को मद्देनजर रखते हुए फोर्स देखते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर को पुट करके फोर्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है। तो जब डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो हम कूलम्स लॉ में आर की जगह पे 4 पुट करते हैं तो ये 1/16 न्यूटन आता है। और फिर जब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर आ जाता है तो आर 1 सेंटीमीटर, तो यही जब हमने दोबारा इस फार्मूले में आर की जगह पे 1 पुट किया तो ये 1 न्यूटन आया। यानी कि ये फोर्स इस फोर्स की निस्बत 16 टाइम्स ग्रेटर है, तो ये डी ऑप्शन आएगा, 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, 5 joule of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another। 5 joule का वर्क चाहिए क्या करने के लिए, 10 कूलम चार्ज को शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज, तो उन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक 5 जॉल वर्क करना पड़ता है 10 कूलम चार्ज को शिफ्ट करने के लिए। तो उन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वर्क डन 5 जॉल गिवन है, कूलम लिखा हुआ है 10 कूलम, तो कूलम्स में क्या होता है चार्ज, 10 कूलम ऑफ चार्ज, क्यू आ जाएगा 10 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस V कैलकुलेट करना है, V इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 वोल्ट आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, 2 स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं और उनके सेपरेट किया गया है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट एट्रैक्टिव फोर्स, इनमें से कौन सी जो है वो ग्रेटेस्ट एट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि अट्रैक्टिव फोर्स होने के लिए दोनों चार्जेस का अपोजिट होना ज़रूरी है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। अब पीछे रह जाते हैं ये दो चार्जेस, तो इसका मैग्नीट्यूड -1 है, ये दोनों भी सेम चार्जेस हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ कि जो डी ऑप्शन बचता है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के लिए चार्जेस का ऑपोजिट साइन होना जरूरी है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज होती हैं, और वो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करती। तो इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो कैपेसिटेंस के लिए Q इक्वल टू सी वी के फार्मूले से C इक्वल आ जाता है Q ओवर V के। तो जहां पे Q ओवर V है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।